बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। जैसा कि हम हीमाटोलॉजी पैथोलॉजी को स्टार्ट कर चुके हैं, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इनकी वर्डिंग का तो पता होना चाहिए ना, सिंपली कि ये क्या कह रहा है। पैरोक्सिमल का मतलब होता है एपिसोडिकली, या सिंपली इसको हम ऑन एंड ऑफ का भी वर्ड यूज़ करते होते हैं। मतलब ये है कि कभी हो जाना और कभी ना होना ऐसी कंडीशन को हम पैरोक्सिमल कहते होते हैं, जो कि एक साइकिल में चले। ठीक हो गया। नॉक्टर्नल का वर्ड यूज किया जाता है नाइट के लिए। हमेशा नॉक्टर्नल का वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो नाइट के लिए यूज़ किया जाता है। हीमोग्लोबिन का आपको पता है यूरिया, वो कहता है कि रात के वक्त यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन का आना, इस कंडीशन को हम पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया कहते होते हैं। सिंपली वो ये वर्ड्स कह रहा है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम इसको सिंपली जो कहते होते हैं, अब सारे टॉपिक के अंदर वीडियो के अंदर मैं इसको PNH के नाम से ही बोलूँगा। ठीक हो गया। PNH एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर GPI की डेफिशिएंसी हो जाती है। जी का मतलब होता है ग्लाइकोसाइल। फास्फाटाइडिल इनोसाइटोल। अब वर्ड्स क्या वो कह रहा है कि PNH एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर GPI की ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइडिल इनोसाइटोल की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब हमने ये तो लिख दिया है कि इस चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। ये एक प्रोटीन होती है जो कि ग्लूकोज और प्रोटीन से मिलके बनी होती है। ठीक हो गया। ये देखें, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन के कम्बिनेशन से जो चीज़ बनती है उसको हम GPI कहते होते हैं। ठीक हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि PNH के अंदर इंट्रासेलुलर हीमोलाइसिस होती है ड्यूरिंग नाइट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वर्ड में कह दिया कि ऑन और ऑफ, नाइट के वक्त RBC का आपके यूरिन के अंदर आना, ऐसी कंडीशन को हम पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया कहते होते हैं। ये मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। ठीक हो गया कि मैंने एपिसोडिकली क्यों लिखा, मैंने कंटिन्यूसली क्यों नहीं लिखा। ठीक हो गया, ये मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल GPI, अगर किसी बंदे में GPI की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस बंदे में जब वो नाइट के वक्त सोएगा तो उस बंदे में जो है वो RBC की इंट्रासेलुलर हीमोलाइसिस होगी। ठीक हो गया। उसके अंदर जो है इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होगी। वेसल्स के अंदर RBC की लाइसिस को हम इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस कहते होते हैं। अगर तो आउटसाइड द वेसल्स हीमोलाइसिस हो, RBC की डिस्ट्रक्शन हो, तो उसको हम एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस कहते होते हैं। ठीक हो गया। सपोज करें ये एक ब्लड वेसल्स है, अब सपोज़ करें कि ये सुहेल की एक ब्लड वेसल है। ठीक हो गया। अब ब्लड वेसल्स के अंदर तमाम ब्लड सेल्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया WBC होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और RBC होते हैं। हमने यहाँ पे किसको देखना है, हमारा वास्ता पड़ना है RBC के साथ। सो दूसरों को हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। सपोज़ करें कि ये नॉर्मली RBC की जो शेप होती है वो बाई कनकेव होती है और इसके अंदर HB जो होती है वो स्प्रेड की फॉर्म में होती है। ठीक हो गया।
और आरबीसी के क्या होता है कि नॉर्मली एक बंदे के अंदर आरबीसी जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब हमारी जो है सीरम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम C3 कन्वर्टेज एंजाइम कहते होते हैं, ये ब्लड वेसल्स के अंदर होता है सीरम में, C3 कन्वर्टेज। अब ये एंजाइम्स जो होता है ये चाहता है कि इसकी डिज़ायर होती है कि ये आरबीसी की लाइसिस करवाता रहे, ये कहता है कि मैं आरबीसी की लाइसिस करवाता रहूं, मगर ये एंजाइम्स जो होता है ये एसिडिक इन्वायरमेंट में एक्टिव होता है। ये एंजाइम जो होता है ये बेसिक इन्वायरमेंट में इनएक्टिव रहता है, जब हमारी बॉडी में एसिडिक इन्वायरमेंट आता है तो ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें 3.7 पर 7 से अगर ये पीएच कम होती है तो वो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। अगर तो 7.35 से कम होती है तो वो एसिडिक इन्वायरमेंट होगा हमारी बॉडी में। अब पीएच जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बाइकार्बोनेट के, ठीक हो गया। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसके कहने का मतलब ये है कि अगर बाइकार्बोनेट का लेवल जो है बॉडी में इंक्रीज़ होता है तो पीएच भी इंक्रीज़ होगी, और अगर का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होता है तो पीएच कम होगी, पीएच एसिडिक होगी। अब होता क्या है कि ड्यूरिंग नाइट जो होता है, नाइट के वक्त जो बंदा होता है ना वो शैलो ब्रीथिंग में होता है, ब्रीथिंग रेट बंदे का स्लो होता है। जब शैलो ब्रीथिंग होगी, ब्रीथिंग रेट जो है वो स्लो होगा तो लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होगा। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होगा तो बॉडी के अंदर पीएच जो होगी वो डिक्रीज़ होगी और एसिडिक इन्वायरमेंट होगा। जब एसिडिक इन्वायरमेंट होगा, ये देखें नाइट के वक्त शैलो ब्रीथिंग होती है। जब शैलो ब्रीथिंग होगी तो पीएच जो होगी वो 7.35 से कम होगी, क्योंकि उस वक्त पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। जब 7.35 से कम होगी तो एसिडिक इन्वायरमेंट होगा। जब एसिडिक इन्वायरमेंट होगा तो C3 कन्वर्टेज एंजाइम जो होगा वो एक्टिवेट होगा, और जब ये एक्टिवेट होगा तो ये आरबीसी की लाइसिस करवाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आम आदमी नॉर्मल पर्सनस के अंदर रात को सोने के वक्त ब्रीथिंग रेट स्लो होता है और उसके अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। तो अब ये तो नहीं कि हर बंदे के अंदर आरबीसी की लाइसिस होगी, अगर ऐसा होता तो फिर तो हर बंदे के अंदर पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया की डिज़ीज़ होगी। अब ये हर बंदे के अंदर क्यों नहीं होती, इसके लिए हमें ये बात का पता होना चाहिए। तो उसके लिए ये बात हमेशा याद रखना कि आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ना वो डफ होती है, ठीक हो गया। इसको हम डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर कहते होते हैं, ये प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन क्या करती है, जब एसिडिक इन्वायरमेंट में ड्यूरिंग नाइट जब शैलो ब्रीथिंग के दौरान पीएच का लेवल कम होता है और एसिडिक इन्वायरमेंट होता है बॉडी में,
तो जब ये C3 कन्वर्टेज एंजाइम एक्टिवेट होता है, ये कहता है कि मैं अब जाके ना एसिडिक इन्वायरमेंट हुआ है और मैं जाके उसके ऊपर अटैक करता हूँ आरबीसी के ऊपर और इसकी लाइसिस करवाता हूँ और मेरा भी मोटो जो होगा वो पूरा हो जाएगा। जैसे ही ये आरबीसी की लाइसिस करवाने जाता है तो ऊपर उसने आरबीसी के ऊपर अल्लाह ताला ने एक सिक्योरिटी गार्ड को रखा हुआ है। अल्लाह ताला ने एक सिक्योरिटी गार्ड को हायर किया हुआ है। वो सिक्योरिटी गार्ड क्या कहता है कि भाईजान तुम नहीं यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे किसी ने हायर किया हुआ है और मैं ये ऐसा तुम्हें करने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो अपनी ड्यूटी पे हूँ। ठीक हो गया। ये जो होता है ये C3 को ब्रेक डाउन करवा देता होता है, इसको इनएक्टिवेट करवा देता होता है। इसलिए एक नॉर्मल बंदे में ये फिर आरबीसी की लाइसिस नहीं होती। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो डफ होता है ना, इसको मेंटेन करने वाली ये जो प्रोटीन होती है वो ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटाइडिल इनोसाइटोल प्रोटीन होती है, जो कि इसको मेंटेन रखती है आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। अगर किसी बंदे में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है या इसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है तो ये आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डफ को मेंटेन नहीं रख पाएगी। जब ये मेंटेन नहीं होगा तो बंदा जब नाइट के वक्त सोएगा तो उसके अंदर एसिडिक इन्वायरमेंट होगा। जब एसिडिक इन्वायरमेंट होगा तो C3 कन्वर्टेज को मौका मिल जाएगा। जैसे ही इसको मौका मिलेगा तो ये आके इसकी लाइसिस करवाना स्टार्ट कर देगा। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आरबीसी की लाइसिस कंटिन्यूसली होती है या एपिसोडिकली होती है। तो वो हमने वर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ था कि आरबीसी की लाइसिस जो होती है वो एपिसोडिकली होती है। अब सवाल ये है कि ये एपिसोडिकली कैसे होती है वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखें, जब बंदा ड्यूरिंग नाइट सो रहा होता है उसके अंदर जो है ना वो ब्रीथिंग रेट स्लो होता है। ठीक हो गया। उस वक्त एसिडिक इन्वायरमेंट एक्टिवेट होता है। ठीक हो गया। जैसे ही बंदा जो है वो अपनी करवट बदलता है, साइड बदलता है सोने की, तो उस वक्त बंदे के अंदर ब्रीथिंग रेट जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ होगा तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो डिक्रीज़ होगा। जब ये डिक्रीज़ होगा तो पीएच इंक्रीज़ होगी कुछ वक्त के लिए। तो उस वक्त क्या होगा कि ये हीमोलाइसिस जो होगी आरबीसी की वो रुक जाएगी। C3 जो होगा वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। फिर जब बंदा अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आएगा, फिर जब सो जाएगा बंदा ठीक तरह एक साइड पर सोया रहेगा, तो फिर उसके अंदर एसिडोसिस इन्वायरमेंट होगा। ठीक हो गया। एसिडिक इन्वायरमेंट होगा और C3 फिर कन्वर्टेज एंजाइम जो होगा ये फिर एक्टिवेट होगा और ये फिर आके इसकी लाइसिस करवाएगा। ठीक होगा। इसलिए हमने ये कहा था कि ये पैरोक्सिमल होता है, एपिसोडिकली होता है। ठीक हो गया। ये कंटिन्यूसली नहीं होता। एक तो ये बात थी। अब जब इस बंदे के अंदर इंट्रासेलुलर हीमोलाइसिस होगी तो आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होगी। तो जब हीमोलाइसिस होगी तो वो एचबी जो होगी ये फिर किडनी के पास जाएगी। ठीक हो गया। ये किडनी के पास जाएगी ताकि बॉडी से एक्सक्रीट हो सके, और जब ये किडनी के पास जाएगी तो यूरिन में जो एचबी रिलीज़ होगी। तो इस वजह से इस कंडीशन को हम हीमोग्लोबिन यूरिया कहते होते हैं। अब क्लिनिकल केस कैसे आता होता है कि ऐसा अनीमिया जिसके अंदर आरबीसी की लाइसिस जो है वो जीपीआई की डेफिशिएंसी की वजह से आरबीसी की इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस हो और वो हीमोलाइसिस जो है वो किडनी के पास जाए और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाए, तो ये कौन सा एनीमिया होगा? तो वो एनीमिया होता है पैरोक्सिमल नोक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। अब उसके बाद एक जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पैरोक्सिमल नोक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया के अंदर जो है वो डेथ रेशो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसके अंदर थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन भी होती है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि पैरोक्सिमल नोक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, जिसके अंदर हमने कहा कि इस बंदे के अंदर जो है वो इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होती है, ठीक हो गया। अब इस बंदे के अंदर थ्रोम्बोसिस ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन कैसे होती है, तो वो याद रखना कि C3 जो होता है ये RBC की लाइसिस करवाने के साथ साथ कन्वर्टेज एक्टिवेट टू प्लेटलेट। ये C3 कन्वर्टेज जो होता है ये प्लेटलेट्स को भी ब्लड वेसल्स के अंदर एक्टिवेट कर देता है। जब ये प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करेगा तो थ्रोम्बोसिस होगी, ठीक हो गया। ये जो थ्रोम्बोसिस होगी, ब्लड क्लोटिंग होगी, तो इस वजह से ये जब C3 कन्वर्टेज एक्टिवेट होगा तो ये ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स में ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स के अंदर ब्लड क्लोटिंग हो सकती है। जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स के अंदर जो है क्लोटिंग होगी, रिजल्टेंट क्या होगा, ब्रेन को ब्लड सप्लाई जो होगी वो डिक्रीज़ होगी। जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ होगी तो स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसी तरह अगर हार्ट को सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बोसिस हो जाती है, प्लेटलेट्स की जो है वो कोagulation हो जाती है, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन हो जाती है, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी। जब हार्ट को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी, हार्ट को या ब्लड सप्लाई ही नहीं मिलेगी, तो हमें पता है कि हार्ट का जो मायोकार्डियल लेयर होती है, जो कि पावरफुल लेयर होती है, जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी करवाती है, जब उसको ब्लड नहीं मिलेगा तो पेशेंट के अंदर जो है उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होगी वो नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी एबनॉर्मल होगी, क्योंकि वो कहेंगे कि मुझे ब्लड दो भाई, मेरी डिमांड के मुताबिक मैं तभी कॉन्ट्रैक्टाइल करूँगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जब उनको ब्लड नहीं मिलेगा, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी नहीं होगी, तो बंदे के अंदर हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और इसी वजह से बंदे के अंदर डेथ भी हो सकती है। तो ये बात वो कह रहा है कि पैरोक्सिमल नोक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया कॉमन काज ऑफ डेथ इज़ थ्रोम्बोसिस। वो मैंने आपको बता दिया कि C3 कन्वर्टेज जो होता है ये एक्टिवेट करता है प्लेटलेट्स को। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इस बंदे के अंदर हमें क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलते होते हैं। आपको पता है जब RBC की हीमोलाइसिस होगी, RBC का लेवल कम होगा, जब RBC का लेवल कम होगा तो HB का लेवल कम होगा और बॉडी टिश्यूज़ को ब्लड जो है वो प्रॉपर नहीं मिलेगा उनके डिमांड के मुताबिक, और बंदे का जो कलर होगा वो पेलर होगा। मसल पेन होगी। हमें पता है कि RBCs के अंदर HB आती है और HB की जो है वो जो है फंक्शन जो होता है वो ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी होता है, ठीक हो गया। जब HB का लेवल कम होगा, ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी लो होगी और ऑर्गन्स को जो है उनकी डिमांड के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पेशेंट के अंदर मसल पेन आएगी, डिस्निया होगा, मतलब ये कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। ये आपने कभी भी नहीं भूलना क्लिनिकल फीचर, क्योंकि आपको हॉस्पिटल में भी ऐसे पेशेंट मिलेंगे और आपको एग्ज़ाम के अंदर भी क्लिनिकल फीचर के साथ इसके साथ हॉलमार्क है ये इसका, आपको जो है क्वेश्चन आ सकता है, वो होगा हीमोग्लोबिन यूरिया। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन इसकी देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आपने जो करवानी होती है, सबसे पहले जो आपने करवाना होता है वो एसिडिफाइड सीरम टेस्ट करवाना होता है।
और कन्फर्मेटरी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो होता है फ्लो साइटोमेट्री टेस्ट होता है। फ्लो साइटोमेट्री ये क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है CD55 एंड CD59 को डिटेक्ट करता है ये। अब ये CD55 और CD59 जो होते हैं ये डफ के ऊपर होते हैं। जब साइटोमेट्री हम करवाएंगे तो उसके अंदर CD59 और CD55 जो होंगे वो हमें एब्सेंट मिलेंगे। जब वो एब्सेंट मिलेंगे तो डफ जो होगा वो आरबीसी की सरफेस के ऊपर अटैच नहीं रह पाएगा। इसलिए ये हमें कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, ये फ्लो साइटोमेट्री, इसके अंदर हमें ये एब्सेंट मिलते होते हैं। उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर हम इक्यूलीज़मैब देते होते हैं। ठीक हो गया, इक्विलिज़मैब देते होते हैं। और ये क्या करती है, ये इनहिबिट करती है C3 कन्वर्टेज एंजाइम की एक्टिविटी को। इनहिबिट टू C3 कन्वर्टेज। जब ये C3 कन्वर्टेज को इनहिबिट कर लेगी तो C3 जो होगा वो एक्टिवेट नहीं होगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। जब ये नहीं होगा तो आरबीसी की लाइसिस नहीं होगी और पेशेंट के अंदर जो है वो ट्रीटमेंट जो होगा वो ठीक हो जाएगा और पेशेंट के अंदर जो है वो कई सिम्टम्स जो होंगे वो रिलीफ होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अगर ये अनट्रीटेड रखा जाता है पेशेंट तो यहाँ इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या आती है, तो कॉम्प्लिकेशन क्या आती है कि अगर आरबीसी की लाइसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमें पता है कि हीम को जो है वो आयरन और प्रोटोपोरफायरिन रिंग मिल के बनाते हैं। तो जब आरबीसी की लाइसिस होगी, हीमोग्लोबिन कम होगी तो बंदे के अंदर आयरन का लेवल जो होगा वो डिक्रीज़ होगा और बंदे को फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है। So this is all about paroxysmal nocturnal hemoglobin urea.